student. Welcome to our channel Modern Chemistry. मॉडर्न केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बॉन्ड एंगल कंपैरिजन। बॉन्ड एंगल की जो कंपैरिजन है वो हम कैसे करेंगे। हमें ये पता ही है कि बॉन्ड एंगल केमिकल बॉन्डिंग में हम देखते हैं। केमिकल बॉन्डिंग इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग जो है वो मच एंड मोर इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें का ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत बार एग्जामों में सवाल बॉन्ड एंगल से पूछे जाते हैं, दिए जाते हैं हमें मॉलिक्यूल और बता देते हैं कि कंपेयर कीजिए इनका बॉन्ड एंगल, तो हमें दिक्कत आ जाती है। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा और इजी तरीका बताने वाली हूँ बॉन्ड एंगल कंपेयर करने का, ठीक है। तो आप लास्ट तक के वीडियो ज़रूर देखिए। लास्ट में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपकी बॉन्ड एंगल की जो कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो लास्ट में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान में रखिए। बहुत ही इजी लगेगा बॉन्ड एंगल सॉल्व करने का, और आगे कभी भी आपको बॉन्ड एंगल सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है, लगे रहिए इस वीडियो के साथ। तो हम लेट्स स्टार्ट कि बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करते हैं, ये हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? इन अ मॉलिक्यूल एंगल बिटवीन टू कोवैलेंट बॉन्ड्स ऑफ एन एटम इज नोन एज द बॉन्ड एंगल। हम बॉन्ड एंगल किसे प्रॉपर तरीके से कहेंगे, हम बॉन्ड एंगल? इन अ मॉलिक्यूल एंगल बिटवीन टू कोवैलेंट बॉन्ड्स ऑफ एन एटम इज नोन एज द बॉन्ड एंगल। ये हो गई प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो हम बॉन्ड एंगल की कंपैरिजन कैसे करेंगे, इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आई हूँ, जो आपको बहुत ही इजी लगेगी, और इसके बाद आप कोई भी बॉन्ड एंगल इजी तरीके से और परफेक्ट तरीके से कंपेयर कर पाएंगे, और मैं श्योर हूँ कि आपका बॉन्ड एंगल कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ सीक्वेंस भी फॉलो करनी है। अगर आपकी सीक्वेंस गलत हो गई तो बॉन्ड एंगल भी गलत हो सकता है। तो इसलिए सीक्वेंस से चलना है और अच्छी तरह से देखना है, सब फैक्टर लगा के देखना है, तब आपका बॉन्ड एंगल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और एनी बॉन्ड एंगल आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हाइब्रिडाइजेशन। अगर हमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है तो पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आनी चाहिए। मैंने अपने पिछले लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालनी है ये अच्छी तरह से बता दी है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए जाकर, ठीक है। तो पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp2 है, sp3 है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है उस मॉलिक्यूल का, वो हमें पहले चेक करना है। अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp हुआ तो उसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा बॉन्ड एंगल, sp2 हुआ तो sp से कम हो जाएगा इसका बॉन्ड एंगल, और अगर sp3 हुआ तो उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन पहला फैक्टर हमें हाइब्रिडाइजेशन ही निकाल के देखना है। अगर किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन जो है अगर सेम हो जाए देन हमें नेक्स्ट फैक्टर के पास जाना है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, sp हो जाए या sp2 हो जाए, अगर इन दोनों में से कोई भी सेम हो जाए हाइब्रिडाइजेशन तो हमें वेस्पर लगा के देखना है। मतलब हमारी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को हमें लगाकर वहाँ पे देखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें उसके 3 जो रूल है जो हमें बताए गए हैं केमिकल बॉन्डिंग में, वो हमें पता होने चाहिए। अगर आपको वेस्पर ठीक से देखनी है तो आपको केमिकल बॉन्डिंग डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, तभी आपको वेस्पर क्या है ये पता चल जाएगा। तो 3 रूल देखने हैं। अगर फर्स्ट रूल एप्लीकेबल हो गया तो सेकंड नहीं देखना है, अगर फर्स्ट नहीं हुआ तो सेकंड देखना है, सेकंड नहीं हुआ तो थर्ड देखना है। अगर ये तीनों भी रूल अगर एप्लीकेबल नहीं होते, कहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, देन उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा,
ठीक है। तो आपको पहले हाइब्रिडाइजेशन देखना है, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो sp2 है ये चेक करना है, बाद में वेस्पर के 3 रूल लगा देने हैं। 3 रूल लगा देने के बाद भी अगर कोई आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करने या फिर भी सेम आ जाए तो ठीक है, आपको क्या करनी है, उसकी बॉन्ड एंगल बता देनी है कि उसकी बॉन्ड एंगल क्या है, सेम है, ठीक है। तो फिर थर्ड फैक्टर हमें लगा देना है यहाँ पे sp3 अगर हुआ तो हमें फिर से 2 कंडीशन आ जाती है हमारी। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो 2 कंडीशन कौन सी आती है, पहले एक तो NBEPR होगा या फिर NBEPR नहीं होगा, वहाँ पर अगर हुआ तो उसका बॉन्ड एंगल हमें सबसे हाई कर देना है, उसका बॉन्ड एंगल वहाँ पर क्या कर देना है, हमें हाई कर देना है। अगर NBEPR वहाँ पे प्रेजेंट हुआ, NBEPR मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन होता है और लोन पेयर का रिपल्शन भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर हुआ NBEPR तो वहाँ पे उसका बॉन्ड एंगल हाई हो जाएगा, क्योंकि अगर वो रिपेल कर देगा तो वो बॉन्ड को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देगा, बॉन्ड एंगल को इंक्रीज कर देगा। अगर NBEPR हुआ तो हमें ध्यान में रखना है कि उसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर कहाँ पे NBEPR नहीं हुआ, 2 कंडीशन हो सकती है sp3 की, अगर NBEPR हुआ तो बॉन्ड एंगल हाई बता देंगे, और अगर NBEPR नहीं हुआ तो फिर से हम अपने प्यारे से ये 3 रूल लगा देंगे, और फिर से अगर नॉट एप्लीकेबल हुआ तो बॉन्ड एंगल फिर से हम सेम कह देंगे, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस ध्यान में रखनी है, पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन ही देखना है, बाद में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन देखना है, वेस्पर के 3 रूल लगा देने हैं, देन बॉन्ड एंगल को हम अगर ये सब नहीं लगता है तो हमें बॉन्ड एंगल उनका क्या बता देना है, सेम। पहले ही सीक्वेंस नहीं गलत करनी है हमें, मैं फिर से कह रही हूँ कि आपको सीक्वेंस गलत नहीं करनी है, ठीक है, सीक्वेंस के साथ चलना है, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका बॉन्ड एंगल कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब हमें फैक्टर मैंने अच्छी तरह से आपको बता दिए हैं, तो ठीक है, ये मस्ट फॉलो द सीक्वेंस, ठीक है, ये सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए इन सब का, आपको बॉन्ड एंगल में कभी भी क्या नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप ठीक है, ये मैंने लिख दी है, पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना है, sp का ज़्यादा बता देना है, बाद में sp2 का, बाद में sp3 का, और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन देखना है, sp3 में देखना है, ये भी हमें ध्यान में रखना है, और अगर हुआ तो उसका बॉन्ड एंगल हाई बता देना है, ठीक है। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन, देन NBEPR sp3 में, फिर वेस्पर के 3 रूल लगा के देखने हैं, sp2 में और sp में और sp2 में, ठीक है। बाद में अगर ये सब फैक्टर नहीं अप्लीकेबल होते देन हमें बॉन्ड एंगल हमारा क्या बता देना है, सेम, ठीक है। तो आपने ये सब फैक्टर अच्छी तरह से देख लिए हैं कि बॉन्ड एंगल में हमें क्या क्या देखना है। मस्ट फॉलो द सीक्वेंस, प्लीज़ ये ध्यान में रखिए कि हमें सीक्वेंस क्या है, कि हमें सीक्वेंस क्या करनी है, अच्छी तरह से फॉलो करनी है। पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन ही देखना है, बाद में ये देखना है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, बाद में वेस्पर के रूल लगा देने हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ NBEPR मतलब जनरली में क्या होता है, और वेस्पर के ये 3 रूल मैं आपको बता दूंगी, जिससे आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। हालांकि हम केमिकल बॉन्डिंग में इसे डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा ओवरलुक दे दूँगी, जिससे आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, मैं यहाँ पे आपको कुछ नोट देना चाहूँगी एक, ठीक है, आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा, आई थिंक, ठीक है, दिख रहा है, ओके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक नोट लिखी है, ये आपको ध्यान में रखनी है। पहले हमने देखा कि कैसे हम कंपेयर करेंगे, पहला फैक्टर कौन सा लगाएंगे, दूसरा कौन सा लगाएंगे, तीसरा कौन सा लगाएंगे। अभी आपको एक नोट ध्यान में रखनी है ये कि इफ हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम हुआ, NBEPR डज नॉट डोमिनेट, वहाँ पे NBEPR नहीं लग रहा है, एंड नंबर ऑफ लोन पेयर वहाँ पे अगर 0 है, वहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर जो है वो वहाँ पर अगर 0 है, तो वहाँ पे हमारा बॉन्ड एंगल जो है वो सेम हो जाएगा। तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है बाबा, ठीक है, कंपेयर नहीं करना पड़ेगा, ये सब NBEPR नहीं चेक करना पड़ेगा, वेस्पर के रूल नहीं देखने पड़ेंगे। हालांकि हमें इतना ही देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम हुआ, NBEPR नहीं हुआ, नंबर ऑफ लोन पेयर अगर 0 हुए, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं हुआ, तो उन सब का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोट आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट जो बता रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको बॉन्ड एंगल में कोई भी दिक्कत नहीं लानी है तो, ठीक है, ध्यान से सुनिए प्लीज़, ठीक है। दिख रहा है आपको ठीक से, ठीक है। तो क्या है, पहले हम बेस पे देखते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर का जो है रिपल्शन, ठीक है, इसका लॉन्ग फॉर्म है। ये केमिकल बॉन्डिंग में हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको रूल बताने वाली हूँ कि जो हमें बॉन्ड एंगल में चेक करने हैं। बहुत ही इजी रूल है, अगर ऐसे भी आप ध्यान में रखना चाहो तो इजी तरह से ध्यान में रखने, ठीक है। पहला रूल क्या है, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, ठीक है। बॉन्ड एंगल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम पे। अगर किसी भी एटम पे अगर लोन पेयर ज़्यादा हुए सेंट्रल एटम पे तो उसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम के बढ़ने से हमारा बॉन्ड एंगल क्या कर जाता है, हमारा बॉन्ड एंगल क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। नंबर ऑफ लोन पेयर अगर सेंट्रल एटम पे इंक्रीज हो रहे हैं तो बॉन्ड एंगल वहाँ पे डिक्रीज हो रहा होगा। लेकिन ये कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है, क्या, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तभी हमें इन फैक्टर के लिए जाना है। मैंने आपको बताया है ना कि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तभी हमें क्या लगाना है, वैस पर लगाना है। हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, ये पहली कंडीशन है। सेकंड है NBEPR वहाँ पे डोमिनेट नहीं होना चाहिए। NBEPR शुड नॉट डोमिनेट, ठीक है। वहाँ पर क्या होना चाहिए, NBEPR डोमिनेट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लगा सकते हैं, वेस्पर का फर्स्ट रूल वहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है। क्या है, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम में बढ़ जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सेकंड क्या है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम के, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, फिर से वही हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, NBEPR वहाँ पे नहीं डोमिनेट होना चाहिए। और थर्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ द सेंट्रल एटम वहाँ पे क्या होने चाहिए, लोन पेयर भी सेम होने चाहिए, तब हम सेकेंड फैक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। एंड थर्ड बहुत ही इजी है, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द साइड एटम। जो साइड एटम है उसके इनवर्स रिलेशन होता है बॉन्ड एंगल का, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा बॉन्ड एंगल। मतलब अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल हमारा घट रहा होगा, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, ये क्या है, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। एंड थर्ड रूल क्या है, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द साइड एटम। थर्ड रूल की हमारी कंडीशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन सेम, NBEPR शुड नॉट डोमिनेट, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम एंड साइड एटम बोथ पे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए लोन पेयर, ठीक है। तो ये कंडीशंस एंड आपको ये रूल थीम ध्यान में रखने हैं, बहुत ही ईजी रूल है, रटने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी तरह से एक दो बार अगर ठीक है देखकर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व भी कर लोगे तो आपको इजी तरीके से बॉन्ड एंगल की जो कंपैरिजन करनी है वो अच्छी तरह से आ जाएगी। तो ठीक है, हम नेक्स्ट देखे हैं कि NBEPR क्या है, ठीक है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन को हम लोन पेयर का रिपल्शन भी कहते हैं। अगर कहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, आप ये बताइए कि अगर एटम छोटे छोटे हुए तो क्या वहाँ पे रिपल्शन हो सकता है, नहीं। वो एक दूसरे को रिपेल कब करेंगे, जब वहाँ पे बड़े बड़े एटम हो, जैसे कि मतलब सेकंड पीरियड के तो हो ही नहीं सकते, वहाँ पे तो स्मॉल एटम है। मतलब थर्ड पीरियड के, जैसे कि आप देखिए क्लोरीन बड़ा एटम है, ब्रोमीन बड़ा एटम है, और ऑर्गेनिक में देखिएंगे बल्कि ग्रुप हो गए तो ही वहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपल्शन कर देगा, ठीक है। तो हमारे NBEPR की कंडीशन हमें बॉन्ड एंगल फाइंड आउट करने में कैसे हेल्प करती है, ठीक है। तो हमें देखना है पहले कि सेंट्रल एटम अगर स्मॉल हुआ, मतलब सेकंड पीरियड का हुआ, हमारे सेकंड पीरियड में कौन कौन आता है बाबा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो ये सब जो एटम है अगर आ गए और सेंट्रल एटम स्मॉल हुआ तो क्या कर देगी, हमारी NBEPR डोमिनेट कर जाएगी। और सेकंड भी कंडीशन ध्यान में रखनी है कि हमारा साइड एटम जो है और ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए,
स्टेरिकली एक्टिव ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, तो ही हमारी क्या कर जाएगी, NBEPR भाई डोमिनेट कर जाएगी, ठीक है। बल्कि ग्रुप्स का मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में कौन आता है, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स मॉलिक्यूल, ठीक है। इनऑर्गेनिक में थर्ड पीरियड में जो मॉलिक्यूल है वो अगर आ गए तो हमारी NBEPR क्या कर जाएगी, डोमिनेट कर जाएगी, NBEPR डोमिनेट कर जाएगी। और ऑर्गेनिक में बल्कि ग्रुप्स मतलब ये आ गए PH आ गया, बड़े बड़े ग्रुप आ गए C2H5 जैसे और CH3 जैसे बड़े बड़े ग्रुप आ गए तो वो रिपेल कर देंगे एक दूसरे को और वहाँ पर हमारी NBEPR क्या हो जाएगी, डोमिनेट कर जाएगी। और NBEPR अगर डोमिनेट हुई तो हमारा बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो NBEPR डोमिनेट करने से हमारा बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है OCl2, मतलब ये क्लोरीन क्या है, बड़े बड़े एटम है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे और इनका बॉन्ड एंगल क्या होता है, 110 डिग्री इनका जो है बॉन्ड एंगल होता है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो यहाँ पे हमारी NBEPR डोमिनेट होती है और NBEPR डोमिनेट होने से हमारा बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो NBEPR हमें वेस्पर से पहले लगा देनी है, इसलिए NBEPR ग्रेटर हो जाती है हमारे वेस्पर से, क्योंकि वो रिपेल कर देती है, उनका बॉन्ड एंगल फिर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इट्स जनरल फैक्टर, ठीक है। तो ये सब आप एक पहले अच्छी तरह से देख लीजिए, या आपको नोट भी अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। हाइब्रिडाइजेशन सेम हुआ, NBEPR वहाँ पे नहीं डोमिनेट हुआ और जीरो लोन पेयर हुए तो क्या कर देनी है, हमें उनका बॉन्ड एंगल सेम बता देना है, ठीक है। तो अब सारे फैक्टर्स हमने देख लिए, हमने वेस्पर देख लिया, NBEPR देख लिया, बॉन्ड एंगल की कंडीशंस देख ली। अब हम करते हैं हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चंस ऑन द बॉन्ड एंगल कंपैरिजन पे मैं बहुत ही इजी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाई हूँ, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हमें देखनी है क्या, ठीक है, पहले हमें देखनी है हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड बाद में हमें देखनी है अगर SP, मैंने सब कंडीशन तो बता दी है, ठीक है। बाद में देखनी है वेस्पर, ठीक है, किस में, SP और SP2 में। SP3 हुआ तो पहले NBEPR चेक कर लेंगे, बाद में अगर वो अप्लाई नहीं हुआ तो फिर से हमारे 3 रूल लगा देंगे हमारे वेस्पर के, है ना, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस हमें देखनी है, ठीक है। BF3 एंड BCl2, ठीक है, इनकी पहले हम ये दिखाते हैं कि या क्या इन दोनों में, ठीक है, ये बोरॉन है, ये भी बोरॉन है, तो ठीक है, इन पे लोन पेयर तो 0 हो गई। देन इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, इसकी SP2 हो गई हाइब्रिडाइजेशन और इसकी भी क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, SP2। तो क्या हो गया, लोन पेयर भी 0 आ गए और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गई। देन हमारी क्या कर जाएगी, BF3 और BCl2 की क्या कर जाएगा, बॉन्ड एंगल हो जाएगा इक्वल, ठीक है। तो आपको ये कैसा लगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। इनके हमें स्ट्रक्चर भी पता होनी चाहिए, जिसके मतलब अगर पता हो तो अच्छा ही है, अगर नहीं भी पता हो तो ठीक है। हम कहते हैं इसकी वैलेंसी चेक करते हैं, ये बोरॉन है तो 3 बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड क्लोरीन के साथ बनाने के बाद इसे क्लोरीन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, SP2 हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो सिखाया ही है, सॉरी ये थोड़ी मुझसे मिस्टेक हो गई, ये BCl3 है, ठीक है। अगर BCl3 हुआ तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन SP2 और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन SP2 हो जाएगी और इनका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। SO2 SO3, ठीक है बाबा, इस पर क्या जो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगी हमारी SP2, मतलब ठीक है। SO2 है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी SP2 और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी SP2। अगर हम इसका स्ट्रक्चर निकाल के देखें तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एक 0 लोन पेयर आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये S जो है यहाँ पे क्या कर जाता है, डबल बॉन्ड बना देता है ऑक्सीजन के साथ। तो इस पर तो कोई लोन पेयर नहीं, यहाँ पे 0 लोन पेयर और यहाँ पे 1 लोन पेयर आ जाती है, ठीक है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर निकालेंगे तो ठीक है, तो यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगी और ये क्या कर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे क्या आ गई है, हमारी लोन पेयर आ गई है। तो हमें फर्स्ट वेस्पर का फर्स्ट रूल तो पता ही है कि हमारा बॉन्ड एंगल जो है वो सेंट्रल एटम के लोन पेयर के साथ क्या करता है, इनवर्स रिलेशन रखता है। अगर यहाँ पे कुछ मतलब लोन पेयर आ रहा है तो क्या कर जाएगी हमारी
SO3 की क्या कर जाएगा, बॉन्ड एंगल SO2 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम। CO2 की स्ट्रक्चर तो लीनियर होती है बाबा, ठीक है, कोई लोन पेयर नहीं, जीरो लोन पेयर, इस पे भी जीरो लोन पेयर, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp हाइब्रिडाइजेशन, तो CO2 का बॉन्ड एंगल हमारे CH4 से ज़्यादा हो जाएगा। वैसे तो हमें पता ही है कि लीनियर का जो बॉन्ड एंगल है वो 180 होता है और टेट्राहाइड्रल का 109 डिग्री। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, ऐसे भी हमें पता है, और लीनियर स्ट्रक्चर है CO2 की, और sp भी एज परसेंट ऑफ, ये भी हमें ध्यान रखना है कि बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंट ऑफ S कैरेक्टर के। ठीक है, जिसमें S कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 देखते हैं हम। इसका पता है हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp3, इसका भी sp3। वाओ, इसमें 1 लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें 0 लोन पेयर है, तो इजीली कंपेयर कर देंगे। CH4 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, बाद में कम लोन पेयर है, NH3 में एक ही लोन पेयर है तो NH3 का, बाद में वाटर का क्या हो जाएगा, हमारा बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से हम जल्दी से हमारा बॉन्ड एंगल कंपेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। BF3 डायगोनल प्लेनार, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये देखिए, ये है हमारा ड्रैगो मॉलिक्यूल, ड्रैगोज रूल। आपको पता ही होगा कि ड्रैगोज मॉलिक्यूल हम किसे कहते हैं बाबा, कि सेंट्रल एटम अगर लार्ज हुआ, जेकर फॉस्फोरस, सल्फर, और फॉस्फोरस के नीचे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मूथ, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, अगर ये सब मॉलिक्यूल हुए तो इन्हें हम कह देंगे ड्रैगोज मॉलिक्यूल। वो ड्रैगोज एम्पेरिकल रूल होता है जहाँ पे हमारा जो लोन पेयर क्या हो जाता है, वो इनएक्टिव हो जाता है, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, तो ये नो हाइब्रिडाइजेशन की केस हो जाती है, नो हाइब्रिडाइजेशन की केस हो जाती है। तो ड्रैगोज मॉलिक्यूल को हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि ड्रैगोज मॉलिक्यूल को हम लास्ट में रख देंगे। बॉन्ड एंगल उनका क्या होगा, नियरली इक्वल टू द, उनका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास होता है इन सब का, PH3 का, देन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मूथ, इन सब का क्या हो जाएगा, फिर सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इन सब का बॉन्ड एंगल नियरली 90 डिग्री के आसपास होगा। तो ये ड्रैगोज मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये वाटर हो गया, हमें पता है वाटर पे 2 लोन पेयर है और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है, ये ऑर्गेनिक में क्या है, ये हमारा बल्की ग्रुप है। ठीक है ना, ये बल्की ग्रुप है, और ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और बल्की ग्रुप है, साइड एटम लार्ज है, सेंटर एटम स्मॉल है, तो यहाँ पे हमारा NBEPR क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा, है ना, हमारा NBEPR यहाँ पे कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, हमें पहले लास्ट में क्या रख देना है, ड्रैगो मॉलिक्यूल, और पहले NBEPR। लेकिन आप ध्यान से देखिए, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, तो हम पहले sp2 को रख देंगे। तो कैसे करेंगे हम इसका बॉन्ड एंगल कंपेयर, ठीक है, तो पहले आ जाएगा हमारा BF3, बाद में हमारा आ जाएगा ऑक्सीजन C2H5O2, जहाँ पे क्या लग रहा है, NBEPR, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। इसके बाद कौन आ जाएगा हमारा, इस पे तो 2 लोन पेयर है, इस पे 1 लोन पेयर है। ठीक है, तो हमारा NH3 आ जाएगा, बाद में वाटर आ जाएगा, और सबसे लास्ट में हमारा आ जाएगा PH3। तो ठीक है, आपको समझ में आया हमने कैसे कर दी इसकी, इन सब का बॉन्ड एंगल चेक कैसे कर दिया। बहुत ही इजी तरीके से 2 ही फैक्टर ध्यान में रखने हैं, एक तो हमें वो रूल पता होने चाहिए, NBEPR कहाँ पे लग रहा है ये देखना है, दैन हमें ड्रैगो मॉलिक्यूल को भी ध्यान में रखना है। तो ड्रैगो मॉलिक्यूल आ गए तो टेंशन खत्म, उन्हें लास्ट में रख देंगे। ठीक है, कैसे लगे ये क्वेश्चन। तो ठीक है, अब हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमारी कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा 6 क्वेश्चन है। ठीक है, ये है C2H2। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी लीनियर हो गया, ये भी sp हो गया, ये भी। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर निकालें तो C तो क्या कर देगा, H2। ठीक है, तो ये क्या कर देगा हमारा, ये क्या कर देगा हमारा, इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp, और इसका भी क्या हो जाएगा sp। हमें अभी हमने पीछे देखा ना कि ये लीनियर मॉलिक्यूल है, तो इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे भी 0 लोन पेयर है, यहाँ पे भी 0 लोन पेयर है, ये sp2 है,
ये sp3 है, ये भी क्या है sp3, ये क्या है हमारा फिर से SnCl2, ये भी हमारा क्या है sp2। ठीक है, तो ये फिर से हमारा आ गया Nb पेयर यहाँ पे डोमिनेट कर जाएगा, है ना। सेंट्रल एटम स्मॉल, साइड एटम लार्ज, ये तो हमने एग्जाम्पल ही देखा ना भाई पीछे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या कर जाएगा हमारा OF2 का क्या कर जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे 2 लोन पेयर है, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर है ना। ठीक है, तो ये भी sp3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 लोन पेयर है। तो सबसे पहले हमें देखना है sp को आगे रख देना है, तो ठीक है, तो हम रख देते हैं सबसे पहले sp को। तो C2H2 और CO2 का क्या हो जाएगा हमारा सेम बॉन्ड एंगल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि अगर लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए और वहाँ पर अगर Nb पेयर जो है हमारा डोमिनेट नहीं कर देगा तो वहाँ पे हमारा बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के तो सेम हो गए। बाद में हम sp2 का देखते हैं अभी। ठीक है, sp2 में आता है BF3। ठीक है, तो BF3 आ जाएगा फिर से हमारा। ठीक है, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा CH2, इसका सेम हो जाएगा, फिर हमारा BF3 आ जाएगा। और BF3 और किसका हमारा सेम हो जाएगा, आप ठीक से देखिए कि BF3 और जो हमारा SnCl2 है इसका जो है बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा BF3 और SnCl2 का सेम, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और यहाँ पे 0 लोन पेयर है और यहाँ पे भी 0 लोन पेयर है। तो लोन पेयर 0 हुए और हाइब्रिडाइजेशन सेम हुआ तो वहाँ पे क्या हो जाता है हमारा बॉन्ड एंगल सेम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इसका इन दोनों का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 0 लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे 1 लोन पेयर आता है, क्योंकि ये कार्बन में आता है। तो Cl2 के साथ अगर 2 बॉन्ड बना लेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा एक लोन पेयर आ जाएगा। तो ठीक है, sp2 और 1 लोन पेयर मतलब क्या हो जाएगा हमारा BF3 इससे क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर ली हमने। बाद में हमें क्या करनी है sp3, बाद में हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें Nb पेयर को डोमिनेट कर, तो इसके बाद आ जाएगा OCl2। ठीक है, तो क्या बच जाता है हमारा ये जो क्या कर देगा बाद में हमारा sp3 आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH4। ठीक है, तो बाद में हमें पता है कि यहाँ पे भी 1 लोन पेयर है और यहाँ पे क्या है OF2 पे 2 लोन पेयर है, तो बाद में हमारा NH3 आ जाएगा और लास्ट में हमारा OF2 आ जाएगा। कोई बच तो नहीं ना गया। ठीक है, तो सबकी हमने क्या कर ली है अच्छी तरीके से हमने बॉन्ड एंगल क्या कर लिया है सबका चेक कर लिया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको क्वेश्चन। ठीक है, ये PH3 है, ये फिर से आ गया हमारा ड्रैगो मॉलिक्यूल। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, 7 ड्रैगो मॉलिक्यूल है तो इसको तो हम भाई लास्ट में रख देंगे। ये sp3 आ जाएगा, इसका भी और इसका भी sp3, इस पर 2 लोन पेयर आ जाएंगे और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो ड्रैगो मॉलिक्यूल को लास्ट में रख देना है और NH4 और इसकी क्या हो जाएगी इस पे भी लोन पेयर क्या है 0 0 है और हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो क्या कर देंगे हम इनकी बॉन्ड एंगल सेम कर देंगे। बाद में हमारा वाटर आ जाएगा और लास्ट में हमारा PH3 आ जाएगा। तो कर लिया हमने बॉन्ड एंगल चेक अच्छी तरीके से। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। BF3 क्या है प्लेनर मॉलिक्यूल है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो इसका sp2 है, इसका sp2 है, इसका sp2 है, इसका sp3 और इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो इस पे लोन पेयर 0 है, इस पे लोन पेयर 0 है, इस पे लोन पेयर 0 है, और अगर इन दोनों में हम चेक करें तो ये क्या है इस पर लोन पेयर 1 है और इस पे भी लोन पेयर 1 है। तो इन तीनों का क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर 0, तो इन तीनों का क्या हो जाएगा बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा सेम हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में अगर हम चेक करें तो साइड आइटम क्या है फ्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ठीक है पहले CH3 माइनस आ जाएगा, बाद में लास्ट में हमारा CF3 माइनस आ जाएगा, क्योंकि क्या है हमारा बॉन्ड एंगल जो है वो साइड आइटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और सेंट्रल आइटम के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के सेंट्रल आइटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइड आइटम पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये भी कर ली हमने चेकआउट हमारा बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो हम लास्ट नहीं और एक है। ठीक है, नो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो ठीक है, अब हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। इसका SO242 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी sp2 और इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये सल्फर मतलब ये क्या है, हमारा ड्रैगो मॉलिक्यूल है। मैंने आपको बताया है ना कि कौन सा, किसे हम ड्रैगो मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, ये ड्रैगो है तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। बाद में इन सब का तो हाइब्रिडाइजेशन सेम ही हो गया है। हमें पता है कि SO42 माइनस पे क्या है, फिर लोन पेयर तो 0 है और इस पे भी लोन पेयर 0 है। इस पे जो है 1 लोन पेयर आ जाता है और बाद में जो क्या है CO3 माइनस पे भी हमारा 0 लोन पेयर आता है। तो इस पे लोन पेयर आ रहा है तो क्या आ जाएगा, ये भी लास्ट में ही चला जाएगा। ठीक है, तो बाद में हम देखते हैं कि फिर क्या आ जाएगा, हमारा sp2 है और जो क्या है हमारा, क्या है बाद में इन दोनों का जो है लोन पेयर तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि NO3 माइनस का और CO3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया है और इस पर लोन पेयर भी 0 है। तो ठीक है, हम पहले लगा देंगे NO3 माइनस और CO3 माइनस का जो बॉन्ड एंगल है वो सेम हो जाएगा। देन इसके बाद कौन आ जाएगा, हम ठीक से देख सकते हैं। ठीक है, इस पर 1 लोन पेयर है लेकिन ये sp2 है तो इसके बाद आएगा NO2 माइनस, बाद में ड्रैगो तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। बाद में बचता है इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो SO4 माइनस आ जाएगा। देन लास्ट में क्या जाएगा, H2S। तो ये हो गई हमारी बॉन्ड एंगल की कंपैरिजन। ठीक है, ये जो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ ये थोड़े से ट्रिकी है, हमें सारे फैक्टर लगा देने हैं। कई बार मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही ट्रिकी है, थोड़ा सा पहले हमें ट्रिकी लगेगा लेकिन जब जब हम पॉइंट देखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो सारे क्वेश्चन हमें आसान लगने लगेंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी एक लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बाद में हम क्या कर देंगे, बॉन्ड एंगल को हमारे फुल स्टॉप दे देंगे, मतलब हमारा बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्रिस्टल एंड क्लियर। तो ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। NF3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये तो ड्रैगो ही है। इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, सबके हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गए हैं। अब हम लोन पेयर देखते हैं, क्या लोन पेयर भी सेम है, ये भी नाइट्रोजन में। तो ठीक है, 1 लोन पेयर, हाँ ये तो नाइट्रोजन फैमिली में आता है, फिर 3 बॉन्ड बनाए हो फिर तो 1 लोन पेयर आएगा। इस पर जो तो इनएक्टिव लोन पेयर है इसका, तो ठीक है इनएक्टिव लोन पेयर। ठीक है, नो हाइब्रिडाइजेशन का केस है ये। ठीक है, नो हाइब्रिडाइजेशन का केस है। इस पर भी 1 लोन पेयर, इस पर भी 1 लोन पेयर, ये भी नाइट्रोजन है तो इसमें भी लोन पेयर और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो तो सेम ही हो गए हैं बाबा। अब क्या करें, ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं क्या कहीं पे हमारा NBPR दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे तो NBPR लग रहा है ना। नाइट्रोजन क्या है, सेकंड पीरियड मॉलिक्यूल है और बाद में ये तो क्या है, बल्कि ग्रुप हो गए ना, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे NBPR लग जाएगा तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा NCl3, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, NBEPR। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा पहले। बाद में क्या है, बॉन्ड एंगल, बाद में वेस्पर के 3 रूल हम चेक करेंगे। पहला रूल क्या है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, क्या है वो हमारा बॉन्ड एंगल। पहला रूल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम के इन्वर्स है, लेकिन लोन पेयर तो यहाँ पे सेम हो गए हैं। तो हम सेकेंड रूल क्या है हमारा, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे आर्सेनिक है, तो ठीक है हमें पता है कि हमारा नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ठीक है, और क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइड एटम के क्या है, इन्वर्स है, मतलब यहाँ पे NH3 पहले आ जाएगा, बाद में हमारा NF3 आ जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन क्या है हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है और फ्लोरीन हमारे यहाँ पे साइड आइटम है और नाइट्रोजन सेंट्रल आइटम है। ठीक है, तो इनकी क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा बाद में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या कर देंगे हम, Cl3 को ज़्यादा कर देंगे, बाद में AsF3 आ जाएगा, क्योंकि हमारा क्लोरीन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है एज कम्पेयर टू द फ्लोरीन। वैसे तो क्लोरीन भी बहुत ही ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, लेकिन फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा इसकी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइड आइटम की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाती है, यहाँ पर साइड आइटम की इन्वर्स कर जाती है बॉन्ड एंगल। तो ये हो गई हमारी प्यारी सी कंपैरिजन बॉन्ड एंगल की। तो ठीक है, हमने आज बॉन्ड एंगल के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करते हैं और बॉन्ड एंगल कैसे
बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं और हमने देखा कि बॉन्ड एंगल में कैसे, पहले मैं ये बताना चाहूँगी, अगर बॉन्ड एंगल आपको कंपेयर करना है तो पहले सीक्वेंस फॉलो कीजिए, ठीक है। सीक्वेंस क्या है, पहले हाइब्रिडाइजेशन देखना है, बाद में NBPR को लगा देना है, लग रहा हो तो देखना है, वरना हमारे 3 रूल क्या लगा देना है वेस्पर के, ठीक है। बाद में हम अच्छी तरीके से क्या कर लेंगे, हमारा बॉन्ड एंगल चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल की कंसेप्ट आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे बताना, और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अच्छी लगी हो तो, और ऐसी वीडियो बहुत मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।